नाउ सम स्पेसिफिक अकाउंट रिलेटेड पोजिशनिंग्स के बारे में हम लोग आज लेने वाले हैं। कुछ ऐसे अकाउंट्स है जिसका पोजिशनिंग में बच्चे गड़बड़ी करते हैं, वो मैंने छाट के निकाले हैं और अभी हम शुरू करने वाले हैं एक एक करके। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। नाउ तुम्हारे सामने देखो, एक मैंने ट्रायल बैलेंस दिया है जिसमें वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज। सो तुम्हारे एचएससी में इसके बारे आएगा नहीं, बट ये यूनिक चीजें हैं। तुमको पता है ट्रेडिंग में प्रोडक्शन और परचेस के खर्चे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे आते हैं। तो स्टार्ट करो, वेजेस कहां पे आएगा? ट्रेडिंग में आएगा क्या प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा? ट्रेडिंग में। सो स्वीकारा। क्या लिखा मैंने? वेजेस दो कॉलम, एक इनर कॉलम प्लस माइनस के लिए एडजस्टमेंट रहा तो आउटर कॉलम में रकम लिख देंगे। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोडक्टिव वेजेस। क्यों ट्रेडिंग? वेरी गुड, क्योंकि जो प्रोडक्शन में शामिल होता हो। याद रखो, प्रोडक्टिव वेजेस रहा तो वो ट्रेडिंग डेबिट में आएगा खर्चे के रूप में। ये यूनिक खर्चे हैं। मानते हमने जो 201 सम 11 स्टैंडर्ड में लिए और तुमने मेहनत से बहुत सारे सम सॉल्व किए, उसमें आया होगा। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। नाम से पता चलता है ये प्रोडक्शन का खर्चा है। ठीक है, क्या आएगा इधर? मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। क्लियर इतना? मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट्स नहीं लिए, पोजिशनिंग लिया है। नाउ अनप्रोडक्टिव वेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों? प्रोडक्टिव वेजेस जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में शामिल होता हो, अनप्रोडक्टिव में भी झाड़ू मारने वाला जो प्रोडक्शन में शामिल नहीं बट उसकी जरूरत पड़ती है, सो दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, खर्चे के रूप में वो आएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? ये यूनिक अकाउंट्स है। नेक्स्ट, वेजेस एंड सैलरीज। पहला शब्द कौन सा है वेजेस एंड सैलरीज का? तो वेजेस कहां पे आता है? ट्रेडिंग। तो ये कहां पे आएगा? ट्रेडिंग में। क्या सबको समझ में आया? वेजेस एंड सैलरीज। तो ये तुम्हारा पहला यूनिक अकाउंट्स वाला ट्रीटमेंट मैंने बताया। वेजेस एंड सैलरीज विल कम ट्रेडिंग डेबिट। नेक्स्ट, अभी सैलरीज पे टेल मी, सिर्फ सैलरीज कहां पे आएगा? पीएनएल, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा माना जाएगा। अनलेस उन लोगों ने बोला प्रोडक्शन मैनेजर सैलरी, तो कहां पे आएगा? ट्रेडिंग में। समझ में आया? टू सैलरीज। नेक्स्ट, वर्क्स मैनेजर सैलरी। अब समझा क्यों मैंने लिया? वर्क्स मतलब प्रोडक्शन, कहां पे आएगा? ट्रेडिंग। अब समझ में आया क्यों मैंने ये यूनिक चीजें ली है? ये तुम्हारे एग्जाम में पूछे गए यूनिक अकाउंट्स, और फिर तुमने गलत पोजीशन दे दिया तो मार्क्स कटता है। तो वर्क मैनेजर सैलरी विल कम टू द डेबिट ऑफ ट्रेडिंग, क्योंकि वर्क्स मींस प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मैनेजर की तनख्वाह शुड कम ऑन द डेबिट ऑफ ट्रेडिंग। नेक्स्ट, सैलरीज एंड वेजेस। पहला शब्द क्या है? तो पीएनएल में डाल दो, कंपनी छोटा होगा, दोनों को कंबाइन कर दिया उन लोगों ने। करेक्ट। नेक्स्ट, सैलरी टू स्टाफ, पीएनएल। सब ट्रेडिंग में जगह ही नहीं तो पीएनएल में डालोगे आप, बराबर ना? अक्कल बड़ी के भैंस अक्कल ही बड़ी होती है, बराबर ना? आगे बढ़ो। नेक्स्ट, ये भी, ये तो बच्चे लोग इसमें गड़बड़ी काफी करते हैं। सर ये तो आपने चुटकुला कर दिया। बोलो, कैरेज कहाँ आएगा? याद रखो, कैरेज, सिर्फ कैरेज बोला तो तुमको एज्यूम करना है वो परचेज कॉस्ट है। परचेज करते समय जो तुमने ट्रक भाड़ा दिया, दैट्स अ कैरेज। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, इनवर्ड से पता चलता है वो कौन सा कॉस्ट है? परचेज। शेवी, कैरेज आउटवर्ड, शेवी ने नाम बदल लिया, पीएनयू। तो कैरेज आउटवर्ड कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वो ट्रक फिनिश गुड्स लेके कस्टमर के पास जा रहा है, इसलिए वो सेलिंग खर्चा मतलब पीएनएल में आएगा। नेक्स्ट, रेलवे फ्रेट चार्जेस एक्सेट्रा ऑन परचेजेस। ऑन क्या है तो कहां आएगा? ट्रेडिंग डेबिट। क्या बोलेंगे? रेलवे फ्रेट चार्जेस ऑन परचेजेस।
कितना 5000 फ्रेट, सिर्फ फ्रेट बोला, इट कुड बी अ ट्रेन का चार्जेस या ट्रक चार्जेस, बट परचेज कॉस्ट माना जाएगा वो, देयरफॉर यू मस्ट पुट इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। आया समझ में? ये जो यूनिक चीजें मैं ले रहा हूं। नेक्स्ट, ट्रेड एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस। पूरे 11th में, पूरे 12th में ट्रेड एक्सपेंसेस ही एक ऐसा एक्सपेंसेस है जिसका पोजीशन दोनों हो सकता है, या तो ट्रेडिंग या पेनल। कैसे? यदि ट्रायल बैलेंस में यदि जनरल, ऑफिस, मिसलेनियस या सन्ड्री रहा, तो टेल मी, पहले जनरल एक्सपेंसेस कहां पे आता है? पीएनएल में आता है। डू यू एग्री? इफ जनरल, ऑफिस, सन्ड्री या मिसलेनियस रहा तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। इसका मतलब ट्रेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में आएगा। यदि जनरल, ऑफिस, मिसलेनियस और सन्ड्री नहीं रहा तो ट्रेड को फिर पीएनएल में तुमको लेना होगा। बस एक ट्रेड एक्सपेंसेस में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बाकी कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं है। देखो, ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ जनरल, ऑफिस, सन्ड्री, मिसलेनियस रहा तो सीधी बात है, सन्ड्री, ऑफिस, मिसलेनियस, जनरल पीएनएल में आएगा। तो पीएनएल का ऑपोजिट इज ट्रेडिंग, तो ट्रेड ट्रेडिंग में आएगा। लेकिन ट्रेड एक्सपेंसेस है, साथ में सन्ड्री, मिसलेनियस कुछ भी नहीं है, तो फिर ट्रेड को पीएनएल में डालना होगा। तो लॉजिक समझ में आया? यहाँ पे सपोर्टिंग में जनरल है इसलिए मैंने इधर डाला। अब देखो, सपोर्टिंग में है ऑफिस, मिसलेनियस, जनरल कुछ नहीं है, तो कहां पे आएगा? पीएनएल। सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस में थोड़ा बाकी का देखना पड़ेगा तुमको, ट्रायल बैलेंस। अदर देन दैट कुछ भी ऐसा अकाउंट नहीं है जिसमें डुअलिटी है। क्लियर? रॉयल्टीज, रॉयल्टी ऑन सेल्स, रॉयल्टी ऑन परचेजेस। रॉयल्टी कहां पे आएगा? रॉयल्टी तो मैन्युफैक्चरिंग उसके बिना होगा नहीं, तो कहां पे आएगा? इट इज ऑलवेज ट्रेडिंग। नेक्स्ट, रॉयल्टी ऑन सेल्स, सेल्स की बात है तो कहां पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रॉयल्टी ऑन परचेजेस कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। रॉयल्टी ऑन परचेजेस नाम से बहुत 100 में एक आध बार आएगा रॉयल्टी ऑन परचेज, ठीक है, तो ट्रेडिंग। नेक्स्ट देखो, यूनिक शब्द है ये, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए भी यूज होता है, बट इफ दे डोंट गिव एनी इंफॉर्मेशन देन यू मस्ट पुट इलेक्ट्रिसिटी टू द डेबिट ऑफ पीएनएल। इफ दे टेल यू फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी तो ट्रेडिंग में डालो। नेक्स्ट, पावर एंड फ्यूल किसको लगेगा? ट्रेडिंग, पावर एंड फ्यूल। फॉरवर्डिंग चार्जेस, फॉरवर्डिंग चार्जेस क्या होता है? मैं जब एक्सपोर्ट करता हूं तो कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, कमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, शिपिंग बिल, बिल ऑफ लादिंग, ये सब इनवॉइसेस है या डॉक्यूमेंट्स है। अब तुम पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस निकालने के लिए एजेंट यूज करते हो, तो वैसे C&F एजेंट रहते हैं, क्लियरिंग जो इनवर्ड के लिए और फॉरवर्डिंग जो एक्सपोर्ट के लिए। तो फॉरवर्डिंग उस एजेंट को जो तुम दे रहे हो, तो सीधी बात है, फॉरवर्ड मतलब जाना, मतलब सेल्स, मतलब एक्सपोर्ट, मतलब पीएनएल। मीनिंग समझ में आ रहा है? ये इसलिए बताया जा रहा है कि आगे ट्रायल बैलेंस में ऐसे यूनिक शब्द आएंगे तो तुमको क्लैरिटी की जरूरत है। नेक्स्ट, इंपोर्ट ड्यूटी, इट्स अ टैक्स। हाँ, वेरी गुड, इट्स अ टैक्स फॉर ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया। एक्सपोर्ट ड्यूटी, पीएनएल। रिपेयर्स टू बिल्डिंग, बिल्डिंग ये भी बच्चे कंफ्यूज करते हैं। रिपेयर्स खर्चा है भाई, पीएनएल, बराबर ना? और बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग क्या है तुम्हारा? संपत्ति है, तो कहां पे आएगा? एसेट साइड। तू तय हो, कुछ नहीं, कुछ और विचार है? चलो, अब देखो तुम्हारे सटल एडजस्टमेंट शुरू हो गए। रिपेयर्स टू बिल्डिंग और बिल्डिंग क्या करोगे? पहले तो रिपेयर्स टू बिल्डिंग का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, बस रिपेयर किया है, तो कहां आएगा? पीएनएल आएगा। पहले रिपेयर्स टू बिल्डिंग डाल दो। इतना तक सबको समझ में आया? नाउ कम टू बिल्डिंग। बिल्डिंग कहां पे आएगा बताओ? एसेट। कितना? 50,000। एसेट 50,000। अभी इनर कॉलम में क्या लिखा? बिकॉज देयर इज एन एडजस्टमेंट विच इज दिस,
डेप्रिसिएशन से वैल्यू कम होता है इस्तेमाल करने से। सो कितना डेप्रिसिएशन है 10%। सो लेस यू विल सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन। नॉमिनल अकाउंट है, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट होता है। सो एट द रेट 10% कितना होगा 5000, ठीक है, और माइनस करके कितना आएगा 45,000। ये 5,000 खर्चा है तुम्हारा, उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, क्लियर, 5,000। नेक्स्ट, अब जरा देखना, पहले तो ट्रायल बैलेंस में एक ही चीज है, वो कहाँ पे है, सेवी जागो जागो सेवी जागो, हाँ जागी मन इधर है लेकिन मीन है, क्या करें बोलो, अनगा या आई एसेट, अनगा बोलो बिल्डिंग। पहले तो इनर कॉलम में सी, तुम्हारी एक गाड़ी है एक्टिवा, सोचो 60,000 की, तुमने सर्विसिंग कराया 2,000 रुपये खर्चा है, तो तुम्हारी गाड़ी की वैल्यू 62 ही कि 2,000 काउंट नहीं होगा, संपत्ति की वैल्यू बढ़ेगी, वो तो सर्विसिंग है। मेरा क्वेश्चन समझा, 60,000 की गाड़ी है, 2,000 का सर्विसिंग कराया, तो क्या तुम्हारी गाड़ी की वैल्यू 62 रहेगी क्या सिर्फ 60 रहेगी, 60 रहेगी। तो तुमने रिपेयर कराया लेकिन वो कीमत बिल्डिंग में जोड़ा मैं, अच्छा ये इलेक्ट्रिशियन को बुलाया मैंने 2 दिन से, सपोजिटली वो 3,500 लेता है, तो मेरा एक सवाल है तुमसे, क्या 3,500 बिल्डिंग की कीमत में ऐड होगा, नहीं, बट अकाउंटेंट ने गलती कर दिया, अकाउंटेंट ने कहां पे ऐड किया, बिल्डिंग की कीमत में। सो व्हाट विल यू डू नाउ, फर्स्ट यू विल रिड्यूस इट, तुम बोलोगे अकाउंटेंट से गलती हुई है, तो पहले क्या करोगे, लेस करोगे, कितना होगा लेस बिल्डिंग रिपेयर्स, कितना 3,500, कितना बचा 80,000, 3,500। सी एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अर्निंग मेंटेन करने के लिए रिपेयर्स करना पड़ता है, और रिपेयर्स कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये लेस इधर किया, उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंटेंट ने पहले से रिपेयर्स कहाँ डालना चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, तो रिपेयर्स टू बिल्डिंग। क्या ये पार्ट सबका क्लियर है, ये सब नो, यस। नाउ टेल मी, अब डेप्रिसिएशन 80,000 पे होगा यदि दिया है, आफ्टर रिपेयर्स माइनस करने के बाद ट्रू वैल्यू इसका आ रहा है, कितना आ रहा है 80,000। नाउ डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% कितना आएगा बताओ, 8,000 10% आधा करो 4,000, तो इधर 4,000 लिखो, कितना बचेगा आउटर कॉलम 76। ये 4,000 तुम्हारा क्या है, क्या है खर्चा, तो कहां पे आएगा पीएनएल डेबिट। सो तुम सेकंड इफेक्ट दोगे तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। क्या तुमको ये यूनिक चीजें पता है, मैंने सैलरी इलेक्ट्रिसिटी भी बता दिया, लेकिन सैलरी के डायमेंशन बताए, वेजेस के डायमेंशन बताए, उसी प्रकार से रिपेयर्स या डेप्रिसिएशन रहा, उसके डायमेंशन हम एक एक करके अलग अलग देख रहे हैं। नाउ देखो, खुशी समझ में आ रहा है, हाँ या ना। नेक्स्ट, रिजर्व फंड। नाउ याद रखो, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, रिजर्व, ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आएगा, प्रॉफिट से बाजू में किया जाता है, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है लायबिलिटी साइड। सो रिजर्व फंड जो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड है, उसका एक ही इफेक्ट रहेगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, क्योंकि वो प्रॉफिट में से बाजू में किया हुआ है। प्रॉफिट का हक किसका है, ओनर का है, कैपिटल में ऐड करते हैं, कैपिटल लायबिलिटी साइड में आता है, नेट प्रॉफिट वहां पे ऐड करते हैं, इसलिए रिजर्व फंड ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में। तुम पिछला देखोगे, बिल्डिंग देखो, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, संपत्ति एसेट हमेशा डेबिट साइड होता है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड होता है ना। ये लायबिलिटी इसलिए कि बिजनेस का पैसा नहीं है, ओनर का प्रॉफिट का हिस्सा ओनर का जाता है, उसमें से कुछ बाजू में किया रिजर्व फंड। अच्छा, जनरल रिजर्व, तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड क्या है। तुमने 50 कितना जनरल रिजर्व है 4,000, तुमने 10,000 प्रॉफिट किया, 4,000 बाजू में रखा कि इमरजेंसी के लिए यूज करेंगे, और रिजर्व फंड तुमने बिजनेस के संबंधित कहीं बाजू में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। सो दैट इज रिजर्व फंड, समझ में आया। रिजर्व भी तीनों केस में, ये तीनों क्रेडिट साइड है, तीनों लायबिलिटी साइड आएगा, उसका एक ही पोजीशन है लायबिलिटी साइड। क्लियर विद दिस पार्ट। ये सब यूनिक शब्द है जो मैं उसका ट्रीटमेंट बता रहा हूं। ये देखो,
गुडविल एसेट, इंटेंजिबल एसेट है। नेक्स्ट यूज टूल्स, चलो एसेट माना, यूज टूल्स, पेटेंट्स, पेटेंट्स एसेट, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग पेटेंट्स रॉयल्टीज किधर आएगा, ट्रेडिंग, कॉपीराइट एसेट, ट्रेडमार्क, यूनिक शब्द है, एक कहीं ना कहीं सब में आएंगे। नेक्स्ट देखो अभी कैसे, इतना आसान नहीं है, फंसने वाले हो तुम लोग धीरे धीरे। कम टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। नाउ ध्यान से सुनना, इंश्योरेंस कहाँ पे आता है बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस खर्चा है, उसके आगे पीछे प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एडवांस शब्द है तो क्या बन जाता है, पर्सनल। पर्सनल मतलब कहाँ, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में आने के लिए ट्रायल बैलेंस में कौन से साइड है, डेबिट रहा तो एसेट साइड, क्रेडिट रहा तो लायबिलिटी। अब बोलो मुझे प्रीपेड समझ में कैसे दिमाग लगा के पोजीशन देना है, बिकॉज डेबिट साइड है इसलिए एसेट। इंश्योरेंस होता तो मैंने पीएल में डाला होता, प्रीपेड है मतलब पर्सनल, पर्सनल है तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट है क्या क्रेडिट, डेबिट है तो एसेट, क्रेडिट है तो लायबिलिटी, जैसे रिजर्व था पिछले स्लाइड में। इन्वेस्टमेंट्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वेरी गुड। शॉप फिटिंग्स, ये सब शॉप फिटिंग्स जो होता है ना बेटा, ये जो भी हम फिट करते हैं ऊपर, ये परमानेंट हो जाता है क्योंकि उसका कॉस्ट भी बहुत लगता है। इट लुक्स कि इतना ही है बट इट इज वेरी कॉस्टली ये सब फिट करना। तो शॉप फिटिंग्स भी एसेट आए, क्योंकि हम बार बार इसको तोड़ेंगे नहीं, हमको और कुछ काम धंधे हैं, नहीं तो उसको तोड़ा जोड़ा ऐसा नहीं, वंस लगा दिया तो लगा दिया। देखो सैलरीज, नेक्स्ट, नहीं तुरंत आंसर नहीं दोगे, सोचो सैलरीज क्या है, नॉमिनल। सैलरीज के पहले या बाद में आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, एडवांस कोई वर्ड है, आउटस्टैंडिंग है मतलब बैलेंस शीट पक्का। अब या तो लायबिलिटी या एसेट। अब ट्रायल बैलेंस में जाओ, वो डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी, डेबिट मतलब आना है, क्रेडिट मतलब देना है। अब देखो कौन सी साइड है, वेरी गुड। ऐसा तुमको दिमाग लगाना होगा, मैं डायरेक्टली सम शुरू कर सकता था, बड़ी यूनिक चीजें तुमको 50 सम में काम में आएगी, समझा। नाउ रेंट, रेंट ट्रायल बैलेंस में कौन सा साइड है, डेबिट। तो तेरा बैलेंस शीट टैली होगा तो एसेट में डालेगी तो, लेकिन तेरे मार्क्स कट जाएगा क्योंकि नेट प्रॉफिट गलत आएगा। तेरा नेट प्रॉफिट ज्यादा आएगा क्योंकि तूने खर्चे में नहीं दिखाया, तो तेरा बैलेंस शीट जरूर टैली होगा बट गलत फिगर के साथ। मुझे बच्चे बोलते हैं सर हमने बैलेंस शीट टैली किया, मैंने बोला 50 प्रकार से मैं तेरे को टैली करके बताता हूँ। दो गलत जगह पे इफेक्ट, दो बैलेंस शीट टैली होता है, गलत जगह पे सेम। यही प्रीपेड रेंट ना कहाँ लोगे, तुमने पीएनएल डेबिट दिया तो भी बैलेंस शीट टैली होगा, क्योंकि पीएनएल डेबिट से अल्टीमेटली उधर बैलेंस शीट में जाता है। तो इसलिए याद रखना, रेंट खर्चा है, पीएनएल डेबिट है, क्लियर। प्रीपेड रेंट, अच्छा लीजहोल्ड प्रॉपर्टी होता क्या है, तुम्हारा एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जो तुमने खाली रखा है तो फ्री होल्ड बोलेंगे, भाड़े पे दिया है तो लीजहोल्ड बोलेंगे। वो कहाँ पे आएगा, शबी जरा पार्टिसिपेट कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस में कौन सी साइड है, डेबिट साइड, प्रॉपर्टी मतलब एसेट, सबको समझा। ये 70 या 80 नंबर का जब अपना सम आएगा तभी आना चाहिए, और तुमके 12th में भी तुम्हारे बुक में है। मैं इसको डीप एक्सप्लेनेशन अभी नहीं करूंगा, सम में करूंगा। सिर्फ इतना सोचो, तुम एक जगह जॉब करते हैं, तुम्हारा पगार 10,000 है, तुम मैं विजडम हाई स्कूल में, तो विजडम हाई स्कूल सपोज कर लो, तुम टीचर हो चारों, तुमको 10,000 सैलरी मिलता है। विजडम हाई कंट्रीब्यूट करता है 1,000 रुपया, तुम कंट्रीब्यूट करोगे 1,000, ठीक है, कितना हुआ 2,000। ये पैसा विजडम हाई के पास आता है, वो एक फंड बनाता है,
फिर खाली पड़ा रहेगा पैसा, उसमें ब्याज नहीं मिलता, कमाई नहीं होता, तो वो इन्वेस्ट करेगा और फिर उसको इंटरेस्ट मिलेगा उस पैसे से, ठीक है। और जब तुम रिटायर होगे तो जो भी पैसा फंड में है वो प्लस इंटरेस्ट तुमको दे दिया जाए। शॉर्ट में बताया मैंने। नाउ प्रोविडेंट फंड ट्रायल बैलेंस में कहां पे है? इनकम तो नहीं है, और बिकॉज वो फंड मेंटेन कर रहा है विजडम हाई, लेकिन वो लौटाना पड़ेगा किसको? तुमको रिटायरमेंट के टाइम में। तो विजडम हाई के लिए वो क्या है? लायबिलिटी है। जो विजडम हाई कंट्रीब्यूट करता है वो सैलरी का ही एक रूप है, तो विजडम हाई के लिए कंट्रीब्यूशन क्या है? खर्चा है। तो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कहां पे आएगा? पीएनएल डेबिट। खर्चा है, बराबर है। तो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कितना? 1000 रुपया पीएनएल डेबिट आएगा। तो ये एग्री? नाउ वही पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट देखो ट्रायल बैलेंस पे डेबिट साइड होगा, इन्वेस्टमेंट शब्द है, तो कहां पे आएगा? एसेट। और लास्ट में बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं, इसमें इंटरेस्ट ऑन पीएफ में। उनको लगता है ये इनकम है, मानते इनकम है, लेकिन वो एम्प्लॉयर विजडम का इनकम नहीं है, वो इंटरेस्ट और फंड का पैसा तुमको रिटायरमेंट के टाइम में देना पड़ेगा। वेरी गुड, वो लायबिलिटी में आएगा क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव किया विजडम ने, लेकिन वो लौटाना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट हमेशा लायबिलिटी में आता है। लोग सोचते हैं इंटरेस्ट से कमाई है, क्रेडिट तो ये लोग क्रेडिट में डालते हैं। तुम्हारा बैलेंस शीट टैली होगा, तुमने क्रेडिट में डाला था, लेकिन गलत फिगर के साथ होगा। मैंने तुमको बता दिया है, तुमने टैली किया मेरे लिए बड़ी बात नहीं, टैली तो मैं 50 प्रकार से बता दूं। तुम हर एक चीज को प्रोविडेंट फंड क्रेडिट के बजाय 3 क्रेडिट दो तो टैली होगा। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन क्रेडिट डेबिट डालो, या बैलेंस शीट एसेट साइड लो तो भी टैली होगा। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट डेबिट, पीएनएल डेबिट, तो भी टैली होगा। तो टैलिंग सही रकम से होना जरूरी है और सही पोजीशन देना पड़ेगा इसका। डेबिट नहीं हो सकता बेटा, वो लायबिलिटी है, वो हमेशा क्रेडिट साइड ही रहेगा, डेबिट नहीं होगा कभी, ठीक है। डेबिट होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। चलो नेक्स्ट में आए एडजस्टमेंट्स। अभी तुम्हारे लिए कुछ यूनिक एडजस्टमेंट्स भी हम ले रहे हैं, जो तुमको आज करवाया भी होगा या डायरेक्टली सम में। क्लोजिंग स्टॉक पहला इफेक्ट कहां पे आता है? नहीं, वो सेकंड इफेक्ट है बेटा। पहला ट्रेडिंग क्रेडिट, वैसे तुम परचेज से भी माइनस कर सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग क्रेडिट लो, माइनस किया या क्रेडिट लिया बात एक ही है। पहला इफेक्ट क्या आएगा? ट्रेडिंग क्रेडिट, क्या लिखोगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड इफेक्ट एसेट साइड, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या है बताओ। अब दो फिगर दिए हैं। सी इफ आई टेक 28,500 गोल्ड का, लेकिन बाद में कीमत कम हो गया, तो अननेसेसरी मेरा गलत तरीके से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो कभी भी दोनों में से कौन सा रकम लिया जाता है? स्मॉलेस्ट या छोटा वाला रकम। रीजन ये है कि ऑलवेज प्रूडेंस होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फॉलो सेफ्टी फर्स्ट। तुमने अभी जा रहा, हाँ तुमने सबको बोला 90% मिलने वाला है, बाद में 85 आ गया तो गड़बड़ी हो जाता है, इज्जत खराब होता है। हाँ तुमने सबको 85 बोला, बाद में बढ़ गया तो नाम बढ़ता है ना। सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा? एसेट साइड। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस। ये तुमको अगेन एडवांस समझ में आएगा, सोचो क्या लग रहा है। नाउ क्या होता है, कभी कभार तुम घर पप्पा को खर्चा जितना किया उससे कम दिखाते हो, ज्यादा बता दिया तो हो सकता है दैट। कुछ बच्चे ऑनेस्टली बताते हैं, लेकिन पार्टी किया 2000 रुपये उड़ाया नहीं बताएंगे। पप्पा 1200 खर्चा हुआ, पापा बोलेंगे ओके 2000 हुआ तो क्या, क्यों, कब, कैसे। तो कुछ बच्चे लोग सेविंग्स में से खर्चा करते। सो तुमने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 10% कम बताया, सो 100, एक मिनट, ये 100 हुआ, 10% कम बताया तो कितना दिखाया तुमने? 90, विच इज 1,76,000, करेक्ट। नहीं, अबव कॉस्ट प्राइस तुमने ज्यादा दिखाया,
ये ज्यादा बच्चे करते हैं। मोबाइल कितने का लिया, 20 का होगा तो 25 बोलेंगे। कभी कभार यंगस्टर्स ओवर कॉस्ट दिखा देते हैं, कभी कभार अंडर कॉस्ट दिखाते हैं, बट यहाँ पे ओवर कॉस्ट है। सो इट्स लाइक दिस, 100 का मोबाइल है, तुमने 10% ज्यादा 110 बताया। सो लॉजिक समझ में आया। बट इफ 110 is 1,76,000, then what should be the actual value? Cross multiply होगा, do you agree? ये रफ वर्क तुमको करना पड़ेगा। So what will you do? 176,000 into 100 अपॉन, ये 12th में सम में है, अपने सम में भी आगे आएगा, which is 1,60,000, करेक्ट। नाउ ये आंसर आया। 160 और 176 में से छोटा वाला फिगर कौन सा है? 160 था, तुमने 10% बढ़ाकर वैल्यू दिखाया 176,000, बट नाउ विच एवर इज लेस दिखाना है तो कौन सा दिखाओगे? 160। समझ में आया सबको? सो तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक 176 नहीं आएगा, और इसके बाकायदा सम्स है, एचएससी में भी पूछे गए ये टाइप के सम्स, तो इसलिए भी थोड़ा क्लियर अप करा रहा हूँ कि बाद में याद रहेगा और इजी जाएगा। कितना? देखो इधर मैंने कैलकुलेशन बताया, आया? ये तो बहुत इजी है, कौन बताएगा ये? पहले वेजेस कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग में कितना लिखोगे? 2000 पहले लिखोगे। ट्रायल बैलेंस में कौन सा साइड है, डेबिट क्या क्रेडिट? डेबिट, तो इधर कितना लिखोगे? 2000। उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग कितना करोगे? ये कितना है? इसका मीनिंग क्या होता है, कोई बोल सकता है? ऋषभ बोल सकता है? इसका मीनिंग ये है, तेरे यहाँ पे लोग काम करते हैं, तूने 2000 पे कर दिया है, 800 पे करना बाकी है, पूरे साल का तेरा बिल हुआ है 2800, सिंस 800 पे करना बाकी है, डू यू एग्री वो लायबिलिटी हुआ? हाँ, टोटल 2800 में से 2000 पेड है और 800 पे करना बाकी है, 2800 खर्चा है पूरे साल का, और 800 देना। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी सेम, 2000 का बिल पेड है, 800 का बिल आया पे नहीं किया है, आउटर कॉलम में 2800 होगा, और 800 का इफेक्ट कहाँ पे आएगा? लायबिलिटी। एक एक करके, पहले क्या आएगा? कहाँ पे आएगा? सेविंग। नेक्स्ट क्या करेगी? सब सोने से नींद से बाहर हो, कितना ऐड करेगी? कितना आएगा? हाँ 2000। अनागान 700 का क्या करेगी? एसेट साइड क्यों नहीं ऋषभ? पे करना बाकी है, बाकी है, मिलना बाकी होगा तो एसेट में आएगा, पे करना बाकी है तो लायबिलिटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हिडन एडजस्टमेंट है। एक बात बताओ, सैलरीज कितना पे किया है? 10,000। कितने महीनों का? 10 महीने का, तो एक महीने का कितना हुआ? 1000। साल में कितने महीने होते? तो कितने महीने का बाकी है? 2, तो कितना होगा? ये बताया नहीं है बट हिडन है, क्या करोगे? ऐड आउटस्टैंडिंग कितना? समझ में आया? क्लियर हुआ? तो 2000 ऐड करो, 12,000। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे है? लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी? कनेक्ट आ रहा है? ये यूनिक चीजें हैं, मैं कल सम शुरू करने से पहले ये तुमको बताना चाहता हूँ। ये एक बार कनेक्ट हुआ ना तो कल से सम तुम्हारा फटाफट हो। देखो तुमने इंश्योरेंस कितना पे किया? 1200। कैसे पता चलता है? ट्रायल बैलेंस में डेबिट डालो पहले। कहाँ डेबिट डालो? प्रॉफिट एंड लॉस, खर्चा है। प्रीपेड इंश्योरेंस होता तो एसेट में आया होता, इंश्योरेंस खर्चा है। गाड़ी की तरह प्रीमियम आता है इंश्योरेंस का, गाड़ी का प्रीमियम आता है, गाड़ी नहीं है बट पापा भरते होंगे प्रीमियम। इंश्योरेंस तो सुना है गाड़ी का, वो खर्चा है क्या संपत्ति है? खर्चा। गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों भरते हैं? कि गाड़ी को डैमेज हुआ तो भरपाई होता है। 12th ओसी में चैप्टर नंबर 4 में है पूरा इंश्योरेंस पर पूरा चैप्टर, एक चैप्टर का इंश्योरेंस एक पार्ट है। 30 क्वेश्चन है उस चैप्टर में, 30 to 35 क्वेश्चन है उस चैप्टर ना, वो बाद में देखेंगे, पहले इसमें आओ। तुमने कितना पे किया इंश्योरेंस?
300 तो अगले साल का है, तुम अभी 12th में हो और तुमने लेट अस प्रेज्यूम तुम बीबीए कर रहे हो और तुमने बीबीए इस साल फीस था 900 विजडम आई का, लेकिन तुमने 1200 पे किया एज्यूमिंग बीबीए फर्स्ट ईयर में भी है, तो तुम क्या करोगे? लेस प्रीपेड करोगे। इस साल का खर्चा कितना है? 900, तो 900 आउटर कॉलम में आएगा और 300 कहाँ पे आएगा? एसेट में। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, इंश्योरेंस फॉर 3 इयर्स। तुम्हारा अकाउंटिंग 1 साल के लिए होता है कि 3 साल के लिए होता है? तो व्हाट विल यू डू नाउ? तुम लिखोगे इंश्योरेंस 1200। अब देखो उसका वर्किंग, इंश्योरेंस 1200 कितने साल के लिए तुमने पे किया? बढ़िया, लेकिन कितने साल के लिए पे किया बोल? 3 साल। तो 1 साल का कितना हुआ? तो 1 साल का खर्चा कितना आना चाहिए? 400। तो प्रीपेड कितने का है? 2 साल के लिए। बढ़िया, तो प्रीपेड 800 होगा। खर्चा तो 1 साल का दिखाएंगे। 1200 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा? 400। 400 कितने साल का खर्चा? 1 साल का। आया ना 400। और प्रीपेड मतलब तुम्हारी अमानत इंश्योरेंस कंपनी के पास है, तो संपत्ति हुआ ना कितना? 800 रुपया। कैलकुलेशन लगे सेम है, बट देखो अब देखो इंश्योरेंस 1200 3 साल के लिए, तो 1 साल के लिए कितना बताओ? 400। लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर में कितना बचा है? साल कितने महीने बचे हैं? अच्छा एक बात बताओ, फॉर 3 इयर्स बोला है 1200, तो 1 साल का कितना होता है? धूप लग रही है तो पर्दा लगाना है, हेल्प कर दे। तो 1200 3 साल के लिए, तो 1 साल के लिए कितना होगा? 400। 400 इज व्हेन यू यूज इट फॉर थ्रू द ईयर, 1 साल। लेकिन तुमने कब लिया है? तारीख क्या दिख रहा है? 110 बेटा, 10th भी में है, ये भी काउंट होगा। 110 मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने हुए? 6 मंथ्स। तो 1 साल का खर्चा कितना होता है? 400। तो 6 महीने का कितना होगा? 200। 200 हुआ ना इस साल का खर्चा। 6 भी समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या समझा बोल? बारह सौ डिवाइडेड बाय 3 कितना हुआ? 400। तो इस साल का खर्चा कितना दिखाना चाहिए? 400 जो पिछले स्लाइड में था। खर्चा 400, तो प्रीपेड 800 था इस साल, बट 400 में नहीं दिखा सकता क्योंकि इस साल मैंने अक्टूबर को खरीदा है, तो 6 महीना इस्तेमाल किया है, तो 400 का आधा कितना होगा? 200। तो मैं खर्चे में 200 ही दिखा पाऊंगा इस साल क्योंकि 6 महीना। इसका मतलब 1200 माइनस 1000, 1000 प्रीपेड होगा, 200 खर्चे में दिखाया जाएगा, ये 1000 प्रीपेड में है। आया समझ में? ट्रैक हुआ? ये एडवांस सम्स में जरूर आएगा। चलो ये हो गया। नेक्स्ट, ये भी एडवांस सम में आएगा, मैं इतना डिटेल अभी लेना नहीं चाहता हूँ। रेंट, रेट्स और इंश्योरेंस में 5100 है, बराबर है। 5100 में से 4300 तो पूरे साल का खर्चा है, उसमें से सिर्फ 800 एंडिंग। अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तुम्हारे लिए अभी, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं। टेल मी कितना पे किया तुमने? हाँ चलो, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस। नाउ इसमें लेस प्रीपेड है, तुम भी मानोगे। नाउ टेल मी तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, जरा बताओ। ये 31 मार्च, करेक्ट। तुमने कब तक पे किया है? 30 जून। मार्च के बाद कितना एक्स्ट्रा महीना? 3 महीना। तुमने 800 रुपए पे किया पूरे साल के लिए, लेकिन साल खत्म होता है 30 जून। सो डू यू एग्री? 800 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय मार्च के बाद कितने एक्स्ट्रा महीने? 3 महीने इंटू 3, 31, 34, 41, 200। मतलब पूरे साल में 200 रुपया मार्च के बाद का हुआ, मतलब प्रीपेड हुआ। सो देयरफॉर यू विल से लेस प्रीपेड 200, बाकी 600 बराबर है। ठीक है ना? कैलकुलेशन इधर बताया 200, तुम्हारा इधर कितना आएगा? 4900, और प्रीपेड होगा 200। ये अगेन बहुत जल्दी में थोड़ा सा एडवांस पार्ट बता रहा हूँ, ये डिटेल्स में बाद में भी आएगा, एडवांस समझ में आएगा।
प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट। अब एक बात बताओ, कोई दिमाग लगा सकता है इसमें? सोचो। तो नहीं, पूरा जनवरी भी काउंट होगा। देखो पूरे साल का 10,000 बराबर है। पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12। 1 Jan to March कितने महीने वैलिड होंगे? 3। 3 1 3 4 मतलब कितना हुआ? 2,500। इस साल का 2,500 खर्चा आएगा, डू यू एग्री? और 7,500 प्रीपेड होगा। आना का समझ में आ रहा है? क्या समझा बोल? बराबर है। कितना? 3 महीने का एक खर्चा काउंट होगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर आ रहा है। उसके बाहर कितना है ऋषभ? कितने महीने बाहर है? 3 मंथ्स के बाद 9 मंथ्स। तो कितना प्रीपेड होगा? सॉरी, 2,500 खर्चा होगा क्या प्रीपेड होगा? खर्चा होगा, क्योंकि ये 3 ही महीना है ना, जनवरी फरवरी मार्च 3 ही महीना। तो जो प्रीपेड कितना रकम होगा खुशी? 2,500 और 7,500 का मुझे फर्क बता। क्यों 2,500 आउटर कॉलम में, इनर कॉलम में क्यों लिया? मेरी मर्जी बेटा, मैं भी थोड़ा गणित जानता हूँ। भी ये फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है बोल? तूने कब पे किया खुशी? ये साल आज सोच, 1 जनवरी है सर, पार्टी 1 जनवरी को पार्टी। कितने महीने बचे इस साल? तुमने 1 जनवरी से दिसंबर तक 10,000 भरे, बट ये फाइनेंशियल ईयर को कितने महीने बचे? 3। 10,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 किया तो 2,500 इसी साल का खर्चा, 7,500 अगले फाइनेंशियल ईयर में जाएगा जो इधर है। समझा नहीं समझा? नहीं समझा? थोड़े में डाउट से। ये तेरा जनवरी, ये तेरा दिसंबर, तूने आज 10,000 भरे। ये तेरा मार्च, जनवरी टू दिसंबर, हर महीने कितना आएगा? डिवाइड बाय 12 करेगी तो समथिंग 833 समथिंग आएगा, 840 850 आएगा। ठीक है। सो इफ यू कैलकुलेट पूरे साल का 10,000 तो 3 महीने का 2,500, तो ये फाइनेंशियल का खर्चे में तो इधर आना चाहिए ना। ये जो आगे का 9 मंथ्स है, ये अगला फाइनेंशियल ईयर है, ये अप्रैल से शुरू होगा ना, अप्रैल टू दिसंबर। तो वो 7,500 प्रीपेड, क्योंकि वो अगले फाइनेंशियल ईयर। और फिर उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे है? शेवी समझा? क्या समझा बोल? तो मुझे ये साल कितना टाइम बचा है फाइनेंशियल खत्म होने का? तो 10,000 12 महीने का है, तो 3 महीने का 2,500। तो ये साल 2,500 खर्चा, और बाकी का 9 मंथ्स का 7,500 तो प्रीपेड हो जाए। अब देखो रेंट रिसीव्ड कौन बताएगा? पहले तो रेंट रिसीव्ड ट्रायल बैलेंस में कौन से साइड है? मतलब कहाँ पे आएगा? मतलब इनकम हुआ, पेन क्रेडिट में आएगा। ऐसे सोचो, पापा ने तुमको पॉकेट मनी दिया, तुम्हारा पॉकेट मनी 3,500 है, नहीं 4,000 है। पापा ने 3,500 दिया, 500 रुपया बाद में दूंगा बोला। रेंट रिसीव 3,500, 500 स्टिल रिसीवेबल है। और अच्छा है, और अच्छा ना? बोल बोल ना फिर। बादाम आज खाया था, तब नहीं लगता है। बोल लेस कैड, लेस कैड के लेस। ये 3,500 तेरा एक, मैं बोलने वाला हवेली से 3,500 क्या मिल रहा है?
तेरा एक छोटा सा फ्लैट है, भाड़े पे दिया है, 3,500 मिला, 500 मिलना बाकी है क्या? नहीं बाकी है, वो दे नहीं रहा है, बंदूक लेके जाती है, बोल, वो बोलता है कल दूंगा, तो तू अभी ऐड करेगी लेस करेगी? हाँ लायबिलिटी, वाओ, मिलना बाकी है, तो लायबिलिटी हुआ क्या संपत्ति हुआ? हाँ तो बंदूक दिखा के 500 रुपए मिलने वाला है। नहीं अब तेरे भाषा में एक शर्ट तू एक और लेने वाला है, बराबर है, तो वो तेरे को मिलने वाला है, तो वो तेरे लिए लायबिलिटी हो क्या एसेट हो? कम हो जाएगा तो लायबिलिटी है, बढ़ा तो एसेट हो, तो अभी बढ़ने वाला है ना। हाँ अब ऐसी भाषा मुझे यूज करना पड़ता है। हाँ, मैडम समझा? तो दोस्तों तुम सॉल्व किए, 201 किया। अब कौन दिमाग लगाएगा? आना का बोल रही मैं दिमाग लगाऊंगी। आई थिंक शेवी का एग्जांपल बराबर मैच। तू जाती है एक से कमीशन लेने, तुझे कमीशन मिलना रहता है 1,500, तो बंदूक निकालती है, फूक मारती है, तो है ना जेम्स बॉन्ड मूवी में गोल गोल घुमाते हैं ऐसे, ऐसे फूक मारती है, तो बोलते 2,500 ले लो मैडम, बराबर है, अगले बार का भी एडवांस में ले लो। बट प्री रिसीव्ड मतलब मैंने कमाया नहीं, बट मुझे 1,000 रुपए मिला है, सो मैंने कमाया इस साल कितना? 1,500। सो डू यू एग्री? लेस होगा, मैंने कमाया नहीं 1,000, बट मुझे एडवांस में मिला है, यदि मैं काम नहीं करूं तो मुझे लौटाना पड़ेगा, दैट्स अ लायबिलिटी। मिलना बाकी है मतलब मेरी अमानत उसके पास जमा है जो दिया नहीं उसने, तो संपत्ति हुआ। उसने एडवांस में ज्यादा दे दिया, नहीं काम किया तो लौटाना पड़ेगा। एक और बात, अब तेरे भाषा में कैसे बताओ? जलेबी पकौड़ा, भाई हम भी गुजराती है तो जलेबी पकौड़ा का एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ तो जलेबी तो आप खाते तो होंगे ही घर पे, क्या खाती है? हाँ तो ज्यादा क्या खाते घर पे? क्या खाती है? कुछ नहीं, पापड़ा, जलेबी। अरे बुधा हलवाई का जलेबी सुना है ना? नहीं सुना? एक्सपोर्ट करते ये क्या नाम है, शायद दुबई भी जाता होगा बुधा हलवाई, तेरे को जगह भी बता दूं चले जाना, गंगापुर का सिग्नल है ना, उसके पहले बुधा हलवाई लिखा हुआ है, उधर एक मिसल पाव वाला है, श्याम सुंदर का तो जाता कहाँ घूमता है, तुझे तो अच्छी जगह पता ही नहीं, वो साइकिल की दुकान है वहां पे, वो दूध वाला कौन है? डेयरी फायरफॉक्स के सामने। हाँ इट इज सपोज टू बी द बेस्ट जलेबी इन नासिक। हाँ तो नहीं खाता है, टेस्ट कर लेना। आई डोंट माइंड टेस्टिंग, ऐसे मुझे किसने स्टूडेंट ने बताया तो हम लोग चले जाते हैं फैमिली भाई, छोटे मोटे चीजें नहीं पता, जलेबी, हाँ पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, ऐसा हॉट डॉग, कोल्ड कैट ऐसे भी होना चाहिए ना। तुझे पता है तुम लोग दोनों, क्योंकि तुम लोग दोनों गुजराती, ठीक है, जाते हो, तुम दुकानदार को बोलते हैं 2,500 ले, और 1,500 का बिल होता है, तुम 2,500 देते हो, ठीक है, क्योंकि हर बार को पे करने का, अगली बार पे करने की जरूरत नहीं है। अब दुकानदार की दृष्टि से देख, उसने कमाया कितना है? 1,500, पर उसको मिला कितना है? 2,500। तो वो क्या बोलेगा? 2,500 में से 1,000 रुपए बाजू में रखूं, बाद में वो बोलेगी अब मैं जा रही हूँ नासिक छोड़ के लंदन, तो 1,000 रुपए वापस देना पड़ेगा। सो प्री रिसीव्ड मतलब he has sold worth rupees 1,500 but you have paid him 2,500, so 1,000 वो बाजू में रखेगा, उसका जब जलेबी लेने आएगी 500 रुपए का, तो उसमें से गल्ले में डालेगा 500, क्योंकि अभी पे नहीं करेगी अगली बार 500, बराबर ना? सॉरी, अच्छा 2.5 तुझे
हाँ, मेरे पास कैश नहीं होगा, तेरे पास होगा ना 2-4 लाख होगा तो 2,500 है। अरे दुबई वाला तेरे पास होगा ना, अरे गुजराती लोग 2-4 करोड़ होंगे ना तुम्हारे पास। रुको 2,500 ना, अब मुझे 2,500 का बंदोबस्त करना पड़ेगा। रुको, ये पेंसिल नोट है कि नहीं तुम्हारे पास? चलो ये 500 के 5 नोट कितने हुए हैं? 2,500। ये 5 देखो, ये 1 2 3 4 और 5, ये 5 मैंने दिए तेरे को, ठीक है ना? तू जलेबी सेलर है, सोच, नासिक का बुधा हलवाई जिसका आज नाम है महाराष्ट्र में, ये लोग ने तेरे को 2,500 दिए, ठीक है? तूने 2,500 रुपए, 2,500 का कितना आएगा? 25 किलो। इतना सारा इन लोगों ने जलेबी लिया, लेकिन इन लोगों ने बोला अभी 1,500 का ही दे। तूने क्या किया? 3 जलेबी, 3 तूने 1,500 रुपए का जलेबी दे दिया, बट इन्होंने तुझे 2,500 दिया। ये 1,000 रुपए का तूने बेचा है अभी नहीं, तो तू बाजू में रखेगा। अगली बार ये लोग आएंगे 500 रुपए का जलेबी लेंगे तो तू उनसे कैश लेगा नहीं, तो तू जो बाजू में रखा था उसमें से एक, फिर वापस आए 500, क्लियर। लेकिन ये लोग आए नहीं और तेरे से वापस मांगा तो तुझे देना पड़ेगा। उसी प्रकार से तुझे कमीशन का इन लोगों ने 2,500 दिया है, ठीक है, बट 1,500 ही बिल हुआ था। तूने बोला अगली बार का कमीशन कम देना, लेकिन अगली बार तूने काम नहीं किया तो 1,000 रुपए तुझे लौटाना पड़ेगा। सो प्री रिसीव्ड, व्हेन आई हैव रिसीव्ड इट इन एडवांस आई हैव टू रिटर्न इट। तो इसलिए वो कहां पे आएगा? लायबिलिटी साइड, बिकॉज तूने अभी 1,000 कमाया नहीं। जब वो लोग एक्स्ट्रा जलेबी लेंगे तब वो तो कमाई में शामिल करेगा, टिल दैट टाइम वो लायबिलिटी है। या विजडम आई को तुम बीबीए का अभी से फीस पे कर देते हो तो विजडम आई वो इनकम में शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि बीबीए फॉर नेक्स्ट ईयर, उनको लायबिलिटी में रखना पड़ेगा। क्लियर, यस और नो? सो यहाँ पे ये खत्म होता है। नाउ अगला जो है गुड्स स्टोलन या लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर। तो तुम्हारे सामने ये परचेजेस 25,000 दिया है और 3,000 रुपए का गुड्स लॉस बाय थेफ्ट है, तो क्या करेंगे बताओ? फर्स्ट, यस यू वांट टू ट्राई? सी इट्स लाइक दिस, परचेजेस से लेस कर सकते हैं। तुमने 25,000 का गुड्स खरीदा, 3,000 का आग लग गया, मतलब कितना बचा? 22,000। और तुम 25,000 इधर दिखाओ और 3,000 इधर दिखाओ तो बात वही है। सो मेरे लिए सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऐसे होगा, जब भी गुड्स फैक्ट्री के बाहर जाता है, सेल्स या लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, ड्रॉइंग्स बाय पार्टनर या ओनर, तो तुम पहला इफेक्ट क्या दोगे? ट्रेडिंग क्रेडिट दे देना, ठीक है? क्या बोलोगे? बाय गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, पहला इफेक्ट क्या आएगा? ट्रेडिंग क्रेडिट। वैसे वो परचेजेस से माइनस किया तो भी वैलिड है, लेकिन क्या होता है बच्चे लेस रिटर्न आउटवर्ड उसमें गड़बड़ी मिक्सअप कर देते हैं, इसलिए बेटर कि टू शो इट ऑन द क्रेडिट साइड, बाय गुड्स लॉस बाय थेफ्ट। एवरी एडजस्टमेंट विल हैव हाउ मेनी इफेक्ट्स? 2 इफेक्ट्स। नाउ जो चोरी हो गया गुड्स, तुम्हारा फायदा है क्या नुकसान है? तो उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्या लिखोगे तुम लोग? टू गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट, डेबिट साइड 3,000। ये तुम्हारा पीएनएल अकाउंट। सो 2 इफेक्ट क्या है? पहला ट्रेडिंग क्रेडिट और दूसरा पीएनएल डेबिट, करेक्ट? नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सेम पिछले की तरह गुड्स फैक्ट्री से बाहर जा रहा है, तुम या तो परचेजेस से माइनस करो या ट्रेडिंग क्रेडिट दो। क्या देना चाहोगे? बेटर की टू गिव ट्रेडिंग क्रेडिट। क्या बोलोगे? बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स बोलो, या अल्टीमेटली फ्री सैंपल क्यों दिया जाता है? बिकॉज इट इज एडवर्टीजमेंट। सो बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, और उसका ये मैंने इधर लिख दिया है। उसका सेकंड इफेक्ट क्या लगता है, कहाँ पे आएगा? पीएनएल में आएगा। क्यों आएगा? उसका लॉजिक क्या है? तुम्हारा खर्चा है, घाटा नहीं है, खर्चा है, राइट? वो तुम एडवर्टीजमेंट के रूप में कर रहे हो, लेकिन ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में एक एडवर्टीजमेंट रहा सपोजिटली 5,000 का, तो तुम उसमें ऐड करोगे ये 3,000,
टू एडवर्टीजमेंट एट गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स 3000। बहुत रेयर सब में ऐसा रहता है, बट रहा तो हाँ, वो तो मैंने बोल ही दिया था तुमको। चलो पहला एडवर्टीजमेंट क्या है, 25,000, वो कहाँ पे आएगा, पीएनएल डेबिट। और एडवर्टीजमेंट 25,000 हमने दिया डेबिट, बट इनर कॉलम में, ठीक है। नाउ गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। पहले क्या करोगे, गुड्स फैक्ट्री से बाहर जा रहा है, पहला इफेक्ट क्या आएगा, ट्रेडिंग क्रेडिट, डू यू एग्री। गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, पहला इफेक्ट तुम ट्रेडिंग क्रेडिट दो, ठीक है। कितना, ट्रायल बैलेंस का नहीं, एडजस्टमेंट का। कितना है एडजस्टमेंट का, 3,000, ठीक है, 3,000। उसका सेकंड इफेक्ट तुम कहां पे देते हो, पीएनएल डेबिट देते हो, क्योंकि खर्चा है। लेकिन ऑलरेडी 25,000 का तुम खर्चा कर चुके हो, तो अभी क्या करेंगे, इसमें ऐड करोगे और क्या बोलोगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। तो 25 प्लस 3,000 कितना लगता आएगा, आउटर कॉलम में 25 प्लस 3 28,000 आएगा। आई होप सबको ये लॉजिक समझ में आ रहा है, करेक्ट। ये 3,000 लिखोगे, आउटर कॉलम में 28 आएगा, करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुड्स वर्थ ₹2,500 विड्रॉन बाय राजा फॉर पर्सनल यूज। नाउ अगेन फैक्ट्री से गुड्स बाहर जा रहा है इन सम और दी अदर वे, ठीक है। सो क्या करोगे, ड्रॉइंग्स है, मैंने क्या बताया था, गुड्स जब भी जाएगा या तो परचेज से माइनस करो या तो ट्रेडिंग क्रेडिट में डालो। तो क्या करोगे, ट्रेडिंग क्रेडिट में तुम लिखोगे, ठीक है ना। यहाँ पे कैपिटल ऑलरेडी दिया है 1.5 लाख दिया हुआ है। सो फर्स्ट इफेक्ट क्या दो, ट्रेडिंग क्रेडिट दो, बाय गुड्स विड्रॉन बाय राजा बोलो या बाय ड्रॉइंग्स बोलो, ब्रैकेट में राजा बोलो। ट्रेडिंग क्रेडिट तो अंडरस्टूड है कि वो गुड्स विड्रॉ किया है उसने। बाय गुड्स टेकन बाय राजा, बाय गुड्स विड्रॉन बाय राजा, बाय गुड्स ड्रॉन बाय राजा फॉर पर्सनल यूज, वर्ड्स चलेगा, ठीक है ना। ब्रैकेट में मैंने ड्रॉइंग्स दिया है, कितना, 2,500। ना जब एक ओनर बिजनेस से ड्रॉ करता है तो उसका कैपिटल बढ़ेगा क्या घटेगा, घटेगा। सो तुम क्या करोगे, कैपिटल से लेस करोगे, ड्रॉइंग्स का कैपिटल क्या आएगा, कम आएगा। यदि वो कैपिटल डालेगा बिजनेस में तो तुम्हारा कैपिटल बढ़ता है, लेकिन वो बिजनेस से खुद के लिए उठा रहा है गुड्स, तो बिजनेस उसका कैपिटल कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,47,500। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई भी जो एग्जाम में 5 एडजस्टमेंट आते हैं उसमें गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, ड्रॉइंग्स, ये एक हाथ तो एडजस्टमेंट आता ही है। अभी क्या है कि तुम्हारा परचेजेस 25,000 का है, बट आग लग गई, ठीक है, 5,000 रुपए का गुड्स जल के खाक हो गया, बट तुमने इंश्योरेंस नहीं कराया था। प्राय लोग इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस नहीं कराया था। तो इंश्योरेंस किया होता तो क्या, वो थोड़ी देर में हम देखते हैं आगे आने वाले स्लाइड्स में। तो अभी कितने का गुड्स जल गया, 5,000। तो क्या करोगे, सबसे पहले गुड्स फैक्ट्री से जा रहा है, जल रहा है, खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, सो गिव ट्रेडिंग क्रेडिट। बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर बोलो, है ना, या बाय गुड्स लॉस बाय फायर भी बोल सकते हो, चलेगा। बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितना है, 5,000, आउटर कॉलम में ले लो। नाउ टेल मी, ये 5,000 तुम्हारा फायदा है कि नुकसान है, नुकसान है। तो सेकेंड इफेक्ट क्या करोगे, पीएनएल डेबिट दोगे और क्या बोलोगे, टू गुड्स डिस्ट्रॉयड या लॉस बाय फायर बोला तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। टू गुड्स लॉस बाय फायर कितना, 5,000 रुपीज, करेक्ट। नाउ ये गुड्स क्या था, इंश्योर्ड था क्या अनइंश्योर्ड था, अनइंश्योर्ड था। लेकिन तुम इंश्योरेंस प्राय कराते हो, मैं इतना डिटेल बोलूंगा नहीं क्योंकि उसी में इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे तुम इंश्योरर को गाड़ी का इंश्योरेंस भरते हो ना, फिर डैमेज हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करके देती है। नाउ यहाँ पे गुड्स 5,000 का आग लग गया, तुमने इंश्योरेंस कराया था तो तुमको 4,300 मिल गया, बराबर है। नाउ जब भी गुड्स इंश्योर्ड रहता है, जो लॉस बाय फायर रहता है, तो जितना आग लगा उससे कम ही मिलता है, क्योंकि एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस तुम प्रॉफिट नहीं कर सकते। 5,000 का आग लगा तो 6,000 कभी इंश्योरेंस कंपनी देगा नहीं, उतना या कम, उससे ज्यादा कभी नहीं तो फिर हर कोई आग लगाएगा, ज्यादा मिलेगा तो। सो याद रखना, जब भी गुड्स इंश्योर्ड रहता है उसके 3 इफेक्ट्स आते हैं।
कीप इट पीसफुल। पहला, कितने का गुड्स आग लगा बताओ, कितना इंश्योरेंस कंपनी देने को तैयार है? तो ट्रेडिंग क्रेडिट में एक्चुअल गुड्स कितने का गया है? नहीं, एक्चुअल कितने का जल गया है? 5000। तो ट्रेडिंग क्रेडिट ऑलवेज से बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर एक्चुअल विच इज 5000, ठीक है ना? बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर जो 5000, क्योंकि स्टॉक में से 5 शेयर जल गया है तो तुम ट्रेडिंग क्रेडिट में परचेजेस से माइनस उतना ही करोगे। नाउ कमिंग टू उसका प्रॉफिट और लॉस, तुम्हारा लॉस तो हुआ है क्योंकि इंश्योरेंस ने कंपनी ने कम दिया है। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया है? 300, मतलब तुम्हारा घाटा कितना हुआ है? 700। डू यू एग्री? 5 शेयर का गुड जल गया, इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 4300 दे रही है, तो 700 का घाटा। सो उसको डेबिट दो पीएनएल में, टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या टू गुड्स लॉस बाय फायर, ठीक है ना? 700 रुपए का डेबिट दो, कहां पे? पीएनएल। जो तुम्हारा लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस की बात कर रहा है। अभी क्या होता है, जब गुड्स आग लग जाती है, तुमको 5000 पता है, तुम क्लेम डालते हो, क्लेम सबमिशन फॉर्म आता है, वो लोग तुरंत पैसा देते नहीं है, पुलिस केस करना पड़ता है, एफआईआर करना पड़ता है। पुलिस केस मतलब एफआईआर, फिर वो लोग छानबीन करते हैं क्या असली है क्या नकली है। कुछ लोगों ने नकली भी ऐसा आग लगाई है। आजकल टेक्नोलॉजी इतना आगे आ गया कि माचिस से जलाए वो सब पता चल जाता है। आजकल टेक्नोलॉजी इतना हायर एंड है। तो तुम जब क्लेम डालते हो तो 2-3 महीने बाद पैसा मिलता है, इंस्टेंट नहीं मिलता। तो मार्च 31 तक तुम्हारा क्लेम डाला हुआ है, पैसा अभी तक मिला नहीं है। तो सिंपल सी बात है, तुमको मिलना है। वंस इंश्योरेंस कंपनी ने तुमको मेल भेज दिया कि क्लेम सैंक्शन, तो तुमको मिलना है। सिर्फ थोड़ा टाइम लगता है, कुछ महीने। मार्च 31 तक मिला नहीं है बट मिलना बाकी है। तो तुम्हारा संपत्ति व डू यू एग्री क्या लिखोगे? इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कितना लिखोगे? 4300, क्योंकि वो तुमको इंश्योरेंस कंपनी से मिलना बाकी है। वैसे तो वो ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं ऑटोमेटिक, बट टाइम लगता है इसको, तुरंत नहीं देते। नहीं तो तुरंत दिया तो सब लोग आग लगाना शुरू कर दे। इट टेक्स 2 to 3 months, इंक्वायरी होता है प्रॉपर, ठीक है ना? उसके बाद ही मिलता है। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ, ये बहुत इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है, अनरिकॉर्डेड परचेजेस। अब क्या होता है कि तुमने खरीदी ट्रायल बैलेंस के हिसाब से कितने का किया है? अच्छा, 2000 रुपए का और खरीदा है, लेकिन अकाउंटेंट रिकॉर्ड ही करना भूल गया। रिकॉर्डिंग कितने का किया है? तो वो पहले देखो, पहले तुम लिखोगे 63,000 का रिकॉर्ड किया, ट्रेडिंग डेबिट लिया, बट 2000 का और गुड्स आया है बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। सो डू यू एग्री टोटल परचेज 65 का हुआ है कंपनी का या इसका पार्टनरशिप का। सो व्हाट यू विल डू इज ऐड, तुम बोलोगे अनरिकॉर्डेड, क्योंकि वो खरीदी है। अनरिकॉर्डेड कितने का करोगे? 2000, 63 + 2 कितना होता है? 65 आया, 65। अच्छा, मैंने खरीदा 2000 का, रिकॉर्ड करना भूल गया, मतलब सामने वाले को 2000 रुपया देना भी बाकी है, तो मेरे लिए लायबिलिटी हुआ। डू यू एग्री? सो लायबिलिटी साइड में तुम लिखोगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो भी है कितना है देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड में 44,250 ऑन पेपर है, बट प्लस 2000 भी देना बाकी है। तो तुम यहाँ पे 44,250 एड अनरिकॉर्डेड परचेजेस लिखोगे 2000, क्योंकि जब तुमने खरीदा रिकॉर्ड नहीं किया तो दोनों साइड का रिकॉर्ड नहीं किया होगा। परचेजेस टू क्रेडिटर्स, दोनों साइड का मिस रहेगा। सो एज्यूम कर रहे हैं कि क्रेडिट में खरीदा है। सो अनरिकॉर्डेड परचेजेस तुम यहाँ पे लिखोगे 2000। 44 + 2000 कितना होगा? 46,250। आया समझ में? बहुत इंटरेस्टिंग था। इसी बोलते ना सिक्के का दूसरा पहलू। तुमने गुड्स बेचा कितने का बताओ? ओके, मैं डेटर्स का मेरा ध्यान था, इधर कितने का बेचा? 2 लाख। डू यू एग्री तुमने रिकॉर्ड किया 2 लाख क्योंकि ट्रायल बैलेंस में आया है, लेकिन पेपर्स चेक करते हुए पता चलता है सामने वाले को तुमने जब हो सकता है बिल दिया बट रिकॉर्ड नहीं किया, तुमने इनवॉइस रेज किया बट रिकॉर्ड नहीं हुआ।
सो तुम अकाउंटेंट से पूछते हो, बोलते हो उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया। रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना, बेचा है। तो अभी क्या करोगे, ऐड करोगे। तुम्हारा साल का सेल्स कितना हुआ है, ऐड कितना 4000। सो ऐड अनरिकॉर्डेड करेंगे 4000, मतलब तुम्हारा सेल हुआ है साल का 2,04,000, जिसमें 2 लाख रिकॉर्डेड है, 4,000 अनरिकॉर्डेड है, 2,04,000। नाउ टेल मी, 4,000 अनरिकॉर्डेड है, तुमने बेचा, इसका मतलब सामने वाले से पैसा आना है, ये भी तुमने रिकॉर्ड नहीं किया होगा। यस, सन्डी डेटर्स में तुम ये ऐड करोगे। पहले इनर कॉलम में लिखोगे 52,000, उसके बाद तुम क्या करोगे, ऐड ये अनरिकॉर्डेड सेल्स बोलोगे 4,000, 52 प्लस 4 56,000 तुमको आना है। क्या सबको ये समझ में आया? अनरिकॉर्डेड परचेजेस और अनरिकॉर्डेड सेल्स है ये। 52 प्लस 4 56 होता है। तो इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड। नाउ ये दोनों इफेक्ट्स बैलेंस शीट में ही देने होते हैं। नाउ टेल मी, बिल रिसीवेबल तुम्हारा एक अलग सा चैप्टर है जिसमें जर्नल एंट्रीज और लेजर है। वो आगे वाला चैप्टर आई थिंक चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 आई थिंक है। तो कितना बिल रिसीवेबल तुमको आना है, 13,200। सी इट्स लाइक दिस। पहले तो तुम क्या लिखोगे, बिल रिसीवेबल कितना 13,200। फिर क्या लिखोगे, ये दोनों पहले बेसिक टर्म्स लिख दिया, सन्डी डेटर्स। अभी क्या होता है, जब तुमने गुड्स उधारी में बेचा तो तुमको प्रूफ चाहिए कि तुमने बेचा, तो तुम एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हो, सामने वाला एक्सेप्ट करता है और तुमको देता है। सो तुम क्या करते हो, ऐसे सोचो, डेटर्स को लेस करते हो, और बिल रिसीवेबल भी एक प्रकार का डेटर ही है। उसने 2,200 का बिल चेक बाउंस कर दिया, अभी तुमको डेटर से 16,000 आने हैं। एक जन ने चेक बाउंस कर दिया, तो चेक से माइनस होगा और डेटर से ऐड होगा। सो पहले जब भी बिल रिसीवेबल बाउंस होता है, उसको टेक्निकल भाषा में डिसऑनर बोलते हैं। चेक बाउंस होता है और बिल रिसीवेबल डिसऑनर। बिल रिसीवेबल क्या होता है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन अकाउंट्स के चैप्टर में हम देंगे। अभी सिर्फ इतना समझो, तुमने उधारी में गुड्स बेचा, तुम प्रूफ चाहते हो, तुम एक बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको ड्राफ्ट बोलते हैं बनाते हो, सामने वाला स्वीकारता है, वापस देता है, लेकिन उसने 2,200 रुपए का पैसा नहीं भरा, तो बिल रिसीवेबल कैंसिल करना पड़ेगा, जैसे चेक बाउंस हो गया, और तुम वापस उससे मांगोगे। बिल रिसीवेबल से लेस करते, डेटर से ऐड करते हमेशा। ये भी एडवांस्ड सम्स में आएगा, जो अपने तो 70-80 सम के बाद इसका नंबर आएगा, अनरिकॉर्डेड परचेज तो 50 सम के बाद वाला नंबर रहेगा। बट फिर भी हम जो ट्रीटमेंट समझ रहे हैं, जब उस समय करेंगे तो इजी जाएगा। दोनों सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में दे रहे हैं, डेटर्स से लेस और बिल रिसीवेबल से लेस और डेटर्स में ऐड। तुमने यदि 11th में जर्नल एंट्री में सीखा होगा, जब भी चेक बाउंस होता है तो हम ड्रॉई जो भी पार्टी है उसको डेबिट करते हैं, और क्रेडिट बिल ऑफ एक्सचेंज की भाषा में जिसके पास बिल है उसको क्रेडिट करते हैं। अब मैं वो जर्नल एंट्री बताना नहीं चाहता क्योंकि बहुत डीप हो जाएगा और तुम्हारी हालत वैसे भी डाउन है। सो मैं ऊपर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका डीपर लेवल एक्सप्लेनेशन बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में दिया जाएगा। इसका विपरीत बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड, थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो। पहले तो हम बिल्स पेएबल लिखेंगे। अच्छा, हमने खुद ने बाउंस कर दिया, बिल्स पेएबल का हमने प्रॉमिस किया था, हमने पे नहीं किया, बिल्स पेएबल कैंसिल हो जाएगा। बिल्स पेएबल में से लेस, और हाँ, बिल्स पेएबल में से लेस करो, डिसऑनर। डिसऑनर ऑफ बिल तुमको एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे हम बता रहे थे, है ना। कितना आ रहा है 29,500, ठीक है। और इधर सन्डी क्रेडिटर्स में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा। नाउ इफ फाइनल अकाउंट्स में तुम मेरे से पूछो, पूरे साल हमने 200 सम लिए, 170, तुम्हारा 177 सम है। मैं पूछूं कहाँ डाउट है या कहाँ रिवीजन चाहिए, स्टूडेंट्स
एक ही जगह पूछते हैं, बाकी कुछ भी नहीं पूछते सर बैड डेट्स। 11th में भी हुआ था, याद होगा एंड में तो सर ने स्टूडेंट ने बोला था कि बैड डेट्स का रिवीजन करवा दो। इफ तुम्हारा बैड डेट्स हो गया तो तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स हो गया, क्योंकि बाकी तो रिपीटेटिव है, क्लोजिंग स्टॉक रिपीटेटिव है, बट बैड डेट्स के डायमेंशंस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे मैंने एक एक डायमेंशंस तुम्हारे सामने प्रेजेंट किया। जब भी बैड डेट्स आएगा पहले चेक करो क्या वो ट्रायल बैलेंस में दिया है कि नहीं। ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स रहेगा तो ओल्ड बैड डेट्स बोलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो चुका है। एडजस्टमेंट का अभी का बैड डेट्स है तो उसको क्या बोलेंगे, न्यू बैड डेट्स। नाउ टेल मी सन्डी डेटर्स कहाँ पे आएगा। डेटर्स एसेट है तो बैलेंस शीट एसेट साइड इनर कॉलम में लिखो 25,000। अब तुमको दिखता है मार्च एंडिंग हो गया है, ट्रायल बैलेंस बन चुका है, लेकिन अब तुमको पता चला 1,000 रुपया डूब गया, तो डेटर से ऐड होगा कि लेस होगा, कम आएगा ना पैसा, तो क्या करेंगे, लेस। तो एडजस्टमेंट के बैड डेट्स को न्यू बैड डेट्स बोलो, क्योंकि अभी का है। एडजस्टमेंट्स के कितने इफेक्ट रहते हैं, 2। तो यहां से लेस करोगे कितना, 1,000, कितना बचेगा, 24,000। नाउ जो नया बैड डेट्स है तुम्हारा फायदा है कि नुकसान है, घाटा है ना, पीएनएल डेबिट ले लो। सो पहला इफेक्ट समझ में आया कि ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट विल हैव 2 इफेक्ट्स, पहला डेटर्स में से लेस करो, दूसरा पीएनएल डेबिट दो, कीप इट सिंपल। क्लियर हुआ इतना बेटा, तुझे क्लियर हुआ। ओल्ड बैड डेट्स को भूल जा, एज्यूम ट्रायल, नहीं बेटा तू अभी तो साइकिल चला रहे, अपन ट्रक को टाइम है। ओल्ड बैड डेट्स अभी तो और बहुत सारे स्लाइड्स बाकी है, मेरे को सिर्फ इतने तक बता, समझा के नहीं। वो तेरा ओल्ड न्यू, न्यू आरडीडी, ओल्ड आरडीडी, अभी तो और बहुत सारे, तेरी इच्छा तो मैं 50 स्लाइड करके देता हूँ, लेकिन आई विल कीप इट सिंपल। यहाँ तक क्लियर है सब लोग? इफ यस लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ले तेरी इच्छा पूरी करते हैं। नाउ तुम्हारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आया है। नाउ टेल मी सन्डी डेटर्स कहाँ पे आएगा, एसेट साइड, ये सबको पता है कितना है, 25,000। नाउ टेल मी ट्रायल बैलेंस का जो बैड डेट्स है, इट विल हैव हाउ मेनी इफेक्ट, 1 इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस विल हैव 1 इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस को ओल्ड बैड डेट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो डूब चुका है ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, इसलिए ट्रायल बैलेंस में आया है। बट अभी तुमको पता चला तुम्हारा और भी 1,000 डूबा है, एडजस्टमेंट। सो ट्रायल बैलेंस के बैड डेट्स को क्या बोलेंगे, ओल्ड बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स। एडजस्टमेंट का बैड डेट्स को न्यू बैड डेट्स। ट्रायल बैलेंस विल हैव हाउ मेनी इफेक्ट्स, 1। एडजस्टमेंट विल हैव हाउ मेनी इफेक्ट्स, 2। नाउ टेल मी जो 1,000 बैड डेट्स है न्यू, उसके 2 इफेक्ट्स आएगा, पहला डेटर से लेस होगा, डू यू एग्री, लेस न्यू बैड डेट्स, पहले माइनस करो। तुम्हारे मन में 650 माइनस करके 25,000 बना है, तभी एंट्री हो चुकी है। सो 1,000 माइनस करके कितना आएगा, 24,000, डू यू एग्री। और तुम्हारा 650 डूब चुका है, ठीक है, और 1,000 और भी डूबा है, सो क्या करेंगे, एड न्यू बैड डेट्स, कितना, 1,000। सो कितना होगा, 1,650। क्या सब लोग क्लियर है यहाँ तक? बहुत सिंपल है। तेरा डाउट क्लियर हुआ जो पिछले स्लाइड में था? ओके चलो नेक्स्ट लेते हैं स्लाइड, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तुम्हारा सन्डी डेटर्स कितना है, 80,000। अभी सन्डी डेटर्स कहाँ पे आएगा, एसेट साइड, ये सबको पता है। ट्रायल बैलेंस में कहाँ रहता है, डेबिट साइड रहता है। तो तुमने लिखा 80,000 इनर कॉलम में। अब तुमको पता चल रहा है कि 5% डूबने का चांस है, डूबा नहीं है, डूबा होता तो न्यू बैड डेट्स, बट डूबने का चांस है। सो क्या करोगे, लेस करोगे, लेस न्यू आरडीडी, इसको न्यू आरडीडी बोला तो भी चलेगा, ठीक है ना। क्या बोलोगे, न्यू आरडीडी कितना, 5%, 4,000। 80 माइनस 4,000 कितना होगा,
76। और इसका सेकंड इफेक्ट क्या बोलोगे? टू न्यू आरडीडी कितना? तो न्यू रिजर्व न्यू आरडीडी बोला तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो न्यू आरडीडी 4000, करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट ले लेते हैं। चलो अब कौन दिमाग लगाएगा? तुम्हारा सन्ड्री डेटर्स कहाँ पे आएगा बताना? पहले तो एसेट में ले लो। नाउ टेल मी, ट्रायल बैलेंस के कितने इफेक्ट होंगे? एक एडजस्टमेंट के। ओके, तो पहले सन्ड्री डेटर्स का कितना है? 80,000 लिख लो। नाउ बैड डेट्स, वो बेटा वो लेस होने के बाद 80,000 हुआ है, उसका एंट्री हो चुका है, इसलिए बैड डेट्स है। तो उसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा? पीएनएल डेबिट, बिकॉज सन्ड्री डेटर्स 8650 था, माइनस हुआ, घाटे को डेबिट दिया, डेटर्स कम होकर 80,000 हुआ, 80,000 इधर आया, टू ओल्ड बैड डेट्स इधर आया 650, ठीक है। नाउ ओल्ड बैड डेट्स सिर्फ सिंगल रहेगा तो ओल्ड बैड डेट्स आउटर कॉलम में लेने का, न्यू बैड डेट्स रहेगा तो उसमें ऐड होगा, न्यू आरडीडी रहा तो ऐड होगा। देख, ओल्ड ट्रायल बैलेंस बनने से पहले है, वो एंट्री हो चुकी है। न्यू बैड डेट्स या न्यू आरडीडी जो एडजस्टमेंट में आया उसका एंट्री हुआ नहीं है, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ट्रायल बैलेंस का एडेड है क्योंकि वो एंट्री पास हो चुकी है। एडजस्टमेंट मींस एंट्री पास नहीं हुई है, तो यहाँ पे जैसे लेस करके इधर ऐड होगा, तो तुमको ऐड करना पड़ेगा एडजस्टमेंट का। समझ में आया? अब इसका इजी एक्सप्लेनेशन, तुम्हारा ऑलरेडी घाटा कितना हो चुका है, वो घाटा माइनस करने के बाद डेटर्स कितना बचा? 80,000। लेकिन ट्रायल बैलेंस बन गया, अभी पता चला एक डेटर डूब चुका है जिससे 4,000 आना था, जो कि कितना है? 5%। तो तुम मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, तो तुमने क्या किया? आरडीडी, लेकिन उसकी डेथ हो गई और भाग गया, तब तो बैड डेट्स ही डाल देंगे जब क्लियर है। तो फिलहाल क्लियर नहीं है, तुमने 5% आरडीडी रखा, सो लेस क्या बोलोगे? न्यू आरडीडी, इसको न्यू बोलते ना, न्यू आरडीडी एट द रेट 5%, कितना होगा? 4,000। सो तुम्हारा 80 माइनस 4, हाँ 76 तुम कॉन्फिडेंट हो मिल जाएगा, लेकिन 4,000 ये पोटेंशियल या प्रोबेबल घाटा है। तुम्हारा 650 का ऑलरेडी घाटा हो चुका है, तो नुकसान मान लिया। टेक्निकली बैड डेट्स कब करते हैं? जब 3 साल डेटर से पैसा नहीं मिल रहा है तो बैड डेट्स कर देते हैं। नहीं, आरडीडी भी एक प्रकार का घाटा ही एज्यूम कर रहे हैं कि एक 5% डूबेगा। कोई भी धंधे का 2 से 5% डूबता ही है, 2 to 5% डूबता ही है, अनलेस वो होटल बिजनेस हो जो कि कैश में हो। लेकिन होटल बिजनेस में भी ऐसे भी हुआ है, लोग खाना खाते हैं और बीच में फोन का बहाना करके भाग गए, ऐसे भी केसेस हुए हैं, ठीक है। ये 4,000 का तुम बोलोगे तो बड़ा आइडिया सुना हमने, कोई कर सकता है? मतलब कॉलेज के या कोई ना कोई सुना होगा तुमने। ऐसे बदमाश रहते इंडिया में, है ऐसे दिमाग लगाने वाले। $4,650। ओके, आगे बढ़े। अभी देखो, अभी यहाँ पे बड़े ध्यान से करना है। नाउ टेल मी, सन्ड्री डेटर्स कहाँ पे आएगा? एसेट साइड। कितना है एसेट में? 80,000। नाउ तुमको पहले अंदाजा था घाटा हो सकता है, तो तुमने 850 रुपया पहले से ही बाजू में किया है, बराबर है। लेकिन अभी तुमको पता चल गया कि घाटा कितना है? 5%। तो तुम क्या करोगे? लेस 5% न्यू आरडीडी करोगे एडजस्टमेंट का। ये पहले का तुमको अंदाजा था, तो तुमने पहले से ही बाजू में किया था बाय पासिंग द एंट्री। आरडीडी ट्रायल बैलेंस में हमेशा क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि तुमने बाजू में किया हुआ है। लेकिन अभी पता चल रहा है 4,000 का घाटा होने का चांस है,
कितना हुआ 76,000। ये 4,000 तुमको घाटा दिख रहा है होते हुए, तो तुम क्या करोगे, जो टू न्यू आरडीडी बोलोगे 4,000, लेकिन तुमने 850 का ऑलरेडी सेव बाजू में करके रखा हुआ है, तो अभी तुमको कितना बाजू में करना है एक्स्ट्रा, 4,000 लग रहा है, लेकिन भाई 850 तो ऑलरेडी बाजू में कर पहले से किया हुआ है तुमने, कितना आएगा, यस ओल्ड आरडीडी। कनेक्ट हो रहा है सबको, कितना 3,150 कनेक्ट हो रहा है। बाय द वे जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे, इन सब के अलग अलग सम आएंगे। अभी बाय चांस हमने 8-10 लिए होंगे वैरायटी स्लाइड्स, तो 8-10 अलग अलग सम रहेंगे, तो तुमको एक सम में सब मिक्स नहीं होगा, ठीक है ना। सो वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप एंड इजी। ये कंप्लीट बैड डेट्स का सम है, कंप्लीट, क्योंकि इसमें बैड डेट्स भी है, आरडीडी भी है ट्रायल बैलेंस में, इधर भी बैड डेट्स है, इधर भी आरडीडी है, करेक्ट। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। टेल मी सन्डी डेटर्स कहां पे आएगा, कितना है, 80,000 है, सन्डी डेटर्स 80,000 है, ओके। ट्रायल बैलेंस विल हैव हाउ मेनी इफेक्ट, एडजस्टमेंट विल हैव हाउ मेनी इफेक्ट, 2। नाउ कभी भी जो डेटर से माइनस होता है वो पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स होगा, ठीक है, फिर और कुछ प्लस माइनस होगा, एंडिंग का जो सेट होगा 3 सेट होगा, पहला बैड डेट्स, फिर आरडीडी और लास्ट में रिजर्व और डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो पहले तुम क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस का बैड डेट्स कितना है 650, ये तुम्हारा घाटा हो चुका है, लेकिन अभी जब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला और 2,000 डूबा, बराबर है, तो तुम क्या करोगे, ऐड न्यू बैड डेट्स करोगे, कितना, ये पूरा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला दिख रहा है, ये पूरा फॉर्मूला मैंने बनाया, तो लेस न्यू बैड डेट्स करो, कितना 2,000, कितना बचा, ठीक है 78,000। इसको मैं वापस एक बार बता रहा हूँ, सन्डी डेटर्स कितना 80,000, ये बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस का बैड डेट्स है, इसको क्या बोलेंगे, ओल्ड बैड डेट्स, लो इधर डेबिट ओल्ड बैड डेट्स, बराबर है। नाउ टेल मी कितने का ओल्ड बैड डेट्स है, 2,000 रुपया, नहीं ये ओल्ड बैड डेट्स इस ट्रायल बैलेंस का कितना 650। नाउ टेल मी एडजस्टमेंट का बैड डेट्स कितना है, तो यहाँ से लेस होगा, डू यू एग्री, तो लेस करो, कितना बचा 78,000। तुम्हारा ऑलरेडी घाटा कितना हो चुका है, नया घाटा कितना हुआ है, सो ऐड करेंगे, डू यू एग्री, कितना 2,000 रुपया, 2,000 कितना आएगा, ये 2,000। अभी आरडीडी 5% तुमको 78,000 पे निकालना है, जो तुमको डाउटफुल है, मिलने का चांसेस कम है आरडीडी, इसको न्यू आरडीडी बोलेंगे, 3,900 ये आउटर कॉलम में आएगा, ये जो 3,900 है इसको न्यू आरडीडी बोलेंगे, क्योंकि अभी डाउटफुल हो रहा है ना 3,900, तो ये टोटल तुम्हारा घाटा है, ये तुम्हारा तीनों का टोटल, लेकिन तुमने बाजू में 850 पहले से किया था ओल्ड आरडीडी का ट्रायल बैलेंस में, लेस, वेरी गुड, कितना आएगा आउटर कॉलम में 5,700। इस प्रकार से हमने लगभग सारे एडजस्टमेंट्स पूरे किए।